Okay, so hello guys, once again you're all very welcome to Entrance Investigation. तो गाइज आज के इस वीडियो में हम जेई सिलेबस के सबसे इजी चैप्टर्स में से एक चैप्टर यानी कि सीक्वेंसेस एंड सीरीज के ऊपर एक डिस्कशन करने वाले हैं। छोटा सा डिस्कशन है, इजी सा चैप्टर है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, तो इससे जो हमारे पास अगर स्कोर बनेगा तो वो +4 ही बनना चाहिए। ओके, सो ये +4 देने वाला चैप्टर है आप लोगों के लिए, और अगर ये कर लिया तो बहुत ही आपको फायदा होने वाला है। तो रिवीजन चेकलिस्ट को ध्यान से देख लेना, पहले अपनी रिवीजन चेकलिस्ट देख लेना, फिर उसके बाद खुद से अपनी रिवीजन चेकलिस्ट बनाएंगे। इससे आपके पास एक 1 पेजर भी तैयार हो जाएगा जो कि आपको रिवीजन लास्ट मिनट रिवीजन में भी हेल्प करेगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है एपी का कॉन्सेप्ट यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब भी किसी नंबर से, लेट्स से कोई नंबर है, उसमें हम कोई नंबर ऐड करें या कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करें और वो फिर रिपीटेडली ऐड करते जाएं, अगले टर्म में वो ऐड करते जाएं या सब्ट्रैक्ट करते जाएं, ऐसे जब ये सिलसिला चलता जाए तो उससे हमारे पास सीक्वेंस बनती है एक, और उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेसिक अरिथमेटिक हमारा होता है प्लस या माइनस, और उसी के लिए हम अगर बात करें, बेसिकली होता तो वैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, बट प्लस माइनस अगर मैं कॉमन अरिथमेटिक जो मतलब बेसिक है जिससे हमने स्टार्ट किया होता है मैथमेटिक्स की लाइन में, तो उससे हम बात करते हैं कि प्लस होगा कोई चीज या माइनस होगी, प्लस मोस्ट प्रोबेबली। तो उसी हिसाब से सोच सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई नंबर है और अगली बारी में अगला नंबर जो है उसी सीक्वेंस में a+d आ जाए, फिर अगले से अगला नंबर जो सीक्वेंस में है वो a+2d आ जाए, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाए, तो हमारे पास एक फिक्स्ड टर्म है और उसके बाद एक कॉमन डिफरेंस है, राइट? एक कॉमन डिफरेंस है, एक फिक्स्ड टर्म है, तो उस रिजल्टेंट सीक्वेंस को हम बोलते हैं एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और गाइस बहुत ही सिंपल है ये, मतलब इसकी जनरल टर्म TR इज इक्वल टू a+r-1d। बेसिकली आई कहां से, देखो आप एज्यूम करो, देखो जब हमारे पास फर्स्ट टर्म थी a, उसके बाद सेकेंड टर्म a+d, दूसरी टर्म a+2, तीसरी टर्म a+2d, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है। तो लास्ट टर्म क्या बनता है, nth टर्म अगर मुझे लिखनी हो तो वो हो जाएगा a+, ये जैसे थर्ड टर्म थी तो a+2d था, तो nth टर्म के लिए a+n-1d। दिस इज द जनरल टर्म। तो rth टर्म के लिए tr को जनरलाइज करने के लिए tr इज इक्वल टू a+r-1d लिखा जा सकता है। सही है गाइस? तो ये होती है जनरल टर्म एपी की। जैसे इसने कह दिया कि nth टर्म की इसने बात कर दी, तो nth टर्म इज इक्वल टू tn विच इज इक्वल टू a+n-1 टाइम्स d। ओके, एंड अगर मुझे ये d निकालना हो, ये क्या हो रहा है, अगर इसे d निकालना हो तो tn-1 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा a+n-1d माइनस a+n-2 टाइम्स d विद इन द ब्रैकेट। a से a कैंसिल हो जाएगा, nd माइनस d माइनस nd प्लस 2d, तो ये बच जाएगा कॉमन डिफरेंस d। सो d इज इक्वल टू tn माइनस t ऑफ n-1। तो n सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स d। ओके, इसको हम बोलते हैं n/2 a प्लस l। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो उसके पीछे इस सब चीजों की हिस्ट्री दी हुई है, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। मतलब उसमें सम ऑफ n टर्म्स के ऊपर भी बात की गई है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम के ऊपर बहुत अच्छे से बात करी गई है। तो मैं आपको कहूंगा अगर आपको मैथमेटिक्स से इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक, अच्छे से देखें, मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा। ऐसे देखिए इसको क्या किया हमने, ये कैसे आया, यहाँ पर a किया प्लस a+n-1 टाइम्स d कर लिया, तो a+n-1 टाइम्स d तो लास्ट टर्म है जिसको l से डिनोट कर दिया, तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a+n-1d, ये फॉर्मूला वो था। और अगर मैं इसको लिखूं n/2 a+l, तब ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, जबकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मुझे पता है। अब हमें बहुत ही कॉमन सेंस से मैं कह सकता हूं
आई कैन से दिस थिंग बाय mere कॉमन सेंस कि अगर मैं बात करूं कि Sn क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, आई विल राइट इट a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकता हूं मैं। और लास्ट में ये आ जाएगा an-1 प्लस an। ओके, और अगर मैं Sn-1 लिखूं यानी कि फर्स्ट सम ऑफ प्लस n-1 टर्म्स, तो ये ऐसे आ जाएगा एंड सो ऑन प्लस an-1। जब मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ तक तो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, पर यहाँ पर जब मैं फाइनली देखूंगा तो बचेगा Sn-1 विच इज एक्चुअली इक्वल टू an। तो an हमारा क्या होता है, सम ऑफ द लास्ट टर्म्स, यानी कि nth टर्म इज सम ऑफ द n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स। तो ये हमारा ऐसे बनता है, राइट है गाइस। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास दिया गया है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज ऑफ द फॉर्मेट ऑफ an स्क्वायर प्लस bn, इस टाइप के फॉर्मेट का होता है। तो sum of first n terms is of the form of an square plus bn and it is a quadratic expression in n. In such case the common difference is twice the coefficient of n square, that is 2a। इसको प्रूव करने के लिए हम देख सकते हैं, हम जनरल टर्म निकाल सकते हैं। पहले अगर मैं Sn लिखूं तो an स्क्वायर प्लस bn आ जाएगा, और अगर मैं Sn-1 लिखूं तो a टाइम्स ऑफ n-1 का स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ n-1 आ जाएगा। तो Tn आ जाएगा Sn-1, जैसा कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया, पिछली स्लाइड पर आपको बताया था, ये ऐसे आ जाएगा। फिर उसके बाद ये आ जाएगा b ऑफ n माइनस b ऑफ n प्लस b ऑफ n, यानी कि ये b बच जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा 2n-1। ओके, और डिफरेंस तो 1 ही है, तो a प्लस 2n-1 प्लस b आ जाता है। सो Tn इज इक्वल टू 2an माइनस प्लस b माइनस a। ओके, तो अगर मैं अब जनरल टर्म के लिए इसको t और n-1 कंसीडर कर लेता हूं, तो 2a टाइम्स n-1 प्लस b माइनस a बनेगा। सो Tn माइनस t ऑफ n-1 अगर मैं कंसीडर करूं तो ये आ जाएगा 2an प्लस b माइनस a माइनस 2an प्लस 2a। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस ऑफ b माइनस a। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये बच जाएगा 2a। तो हमारे पास जब भी, मुझे ये हमेशा याद रखना है कि nth टर्म ऑफ एन AP हमेशा एक क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बनाता है, ये आपको याद रखना है। और जिसमें n का वैल्यू 0 डालने पे ऑटोमेटिकली सम को तो 0 ही होगा ना, तो इसीलिए ओरिजिन से पास होने वाला, अगर मैं Sn और n का कर्व बनाऊं, अगर Sn वर्सेस n का कर्व बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ पर जो मैक्सिमम आएगा ये हमारे पास कुछ आएंगे, और यहाँ पर फिर इसी का नेगेटिव नंबर्स स्टार्ट होने लग जाएंगे, और एट लास्ट कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा। खैर, ये बहुत ही मतलब अलग ही टाइप की बात होगी, पर ये जनरली एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है जिसके ऊपर हमें बात करनी है। ओके गाइस, तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो इसका ट्वाइस ऑफ दिस टर्म आ जाता है। सो ट्वाइस ऑफ a इज द कॉमन डिफरेंस एंड द nth टर्म कैन बी रिटन एज दिस। ओके, ये ऐसे लिखा जा सकता है, समझ में आता है। ये हमारा एक तरीका हो गया, एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। nth टर्म इज ऑफ a ऑफ n प्लस b। तो बेसिकली ये ऐसे ही बना ना, 2an प्लस b माइनस a। इसको हमने लेट्स से स्मॉल a लिख लिया, तो ये बन जाएगा स्मॉल a प्लस, इसको मैं मतलब स्मॉल b लिख लेता हूँ, तो a ऑफ n प्लस b की फॉर्मेट में बन जाएगा। दैट इज इट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। In such case, coefficient of n is the common difference of AP. Coefficient of n is the common difference of AP, that is a. Okay, ये हमारे पास ऐसे रिजल्ट आ जाएगा। ये देख लीजिए, इसको अगर हम खोल के लिखें, एक बार इसे खोल कर लिखते हैं वापस, इधर से भी आप देख सकते हैं ना एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पर जब हम डिफरेंस ले रहे हैं ना तो n-1 लिख रहे हैं, क्योंकि हम इसे वैसे लिख रहे हैं तो बाकी वाला टर्म सारा कांस्टेंट है और वो कैंसिल हो जाएगा, तो यही हमारे पास बन जाता है। तो बेसिकली ये ऐसे लिखा है ना, 2an प्लस b माइनस a लिखा गया है। हमें पता है इसका कॉमन डिफरेंस 2a है, यहाँ पर इसने a लिखा है, आई डोंट नो व्हाई, पर यहाँ पर 2a होगा। तो यहाँ पर 2a है, तो
जब भी हमारे पास रिजल्ट क्या याद रखना है, रिजल्ट ये याद रखें, ओके। सो अगर रिजल्ट याद रखना है तो रिजल्ट ये याद रखें कि जब हमारे पास एपी है तो उसका जो सम है एन टर्म्स का, तो वो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप के फॉर्मेट का होगा। तो इसका जनरल टर्म टी एन आप एस एन माइनस वन से निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2an प्लस बी माइनस ए, इस टाइप का आएगा। हालांकि नहीं भी याद होगा ये वाली चीज तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखना कि जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है ना गाइस, वो ए है, इसका ट्वाइस होगा 2a, मतलब सम ऑफ मतलब सम में एन स्क्वायर के कोफिशिएंट का 2 टाइम्स होगा, इंटू 2 करोगे यहाँ पर। या फिर आप ऐसे लिख लो कि जनरल टर्म जो है, जो जनरल टर्म है तो उसका 2a आ जाएगा, यानी कि उसका कोफिशिएंट ऑफ n आ जाएगा। सिंपल। अगर ये चीज याद है तो अगर कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, अगर ऐसा लिख लिए तो उससे आपसे पूछा जा सकता है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, तो कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और nth टर्म आप लिख ही सकते हैं। बेसिकली इसमें मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना पसंद करूंगा गाइस, इसमें हम ये कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं। ओहो वाइट हो गया, दिख ही नहीं रहा, सॉरी, है ना। तो हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि एस एन अगर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है, तो अगर मुझे टी एन निकालना है तो वो कैसे आएगा। मुझे पता है कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस मुझे पता है कि वो 2a आ जाएगा, और अगर मैं फर्स्ट टर्म लिखूं तो वो s1 के बराबर ही होगा, तो उसमें a प्लस बी आ जाएगा, राइट है। तो हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस भी है और हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, तो मैं nth टर्म लिख सकता हूं, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। तो n माइनस वन टाइम्स 2a और फर्स्ट टर्म आ जाएगा a प्लस बी, तो ये आ जाता है ऑटोमेटिकली 2an प्लस बी माइनस ए। ओके, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमें अगर tn पूछ लिया हो तो हम t1 लिख लेंगे और हमें कॉमन डिफरेंस का पता है कि इसका डबल होता है, तब हम इसे भी डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। वरना ये वाला तरीका तो ऑलवेज जिंदाबाद है, ये हमेशा सही आएगा। इससे भी एक तरीका है, इससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, जब हमारे पास जनरलाइज्ड रिजल्ट है तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए, ये तो था एपी के ऊपर हमने जो डिस्कशन किया। अगला पॉइंट है जो 3 नंबर्स इन एपी कैन बी टेकन एज a minus d, a minus d, a and a plus d. 4 numbers in AP can be taken as a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. Okay, 5 numbers can be taken as a minus 3d, a minus 3d नहीं सॉरी, a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d. तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि जब जब a आ रहा है तब तक हम ऑड मल्टीपल्स ले रहे हैं, क्योंकि इसके अबाउट a के अबाउट सिमेट्रिक देखना है। इधर 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, रफ टर्म्स में बोलना हो तो हमें सिमेट्री देखनी है, और हमें अगर नंबर ऑफ कितने नंबर्स चूज करने हैं उसके ऊपर हमें आइडेंटिफिकेशन लगाना है, तो ये ऐसे आता है। अच्छा, इसने कह दिया कि इफ फॉर एन एपी pth टर्म इज q, pth टर्म अगर q है और qth टर्म p है, qth टर्म जो है वो p है, तो p प्लस qth टर्म 0 होगा। इसको भी प्रूव करते हैं, देखो a प्लस p माइनस वन टाइम्स d मेरे पास q दिया गया है और a प्लस q माइनस वन टाइम्स d मेरे पास p दिया गया है। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ से p माइनस q टाइम्स d आ जाएगा q माइनस p, तो d का वैल्यू आ जाएगा -1। ओके, सो a प्लस p माइनस q प्लस p प्लस q माइनस वन टाइम्स d आ जाएगा -1, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब मैं अगर इधर से d को -1 डालूं तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, q, अच्छा d -1 है तो ये ऑटोमेटिकली p प्लस q -1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर a अगर p प्लस q -1 है और फिर यहाँ पर माइनस ऑफ p प्लस q -1 है, तो ये ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। यानी कि जब भी मेरे पास AP दिया गया है जिसमें pth टर्म q है और qth टर्म p है, तो p प्लस qth टर्म
0 होता है। ये रिजल्ट याद होगा तो क्वेश्चन जल्दी होगा, ठीक है। इसके बाद आता है कि अगर A1 A2 A3 एक एपी है और उसके बाद B1 B2 B3 ऐसे करते करते दूसरी एपी है, तो हमारे पास A1 प्लस माइनस B1 A2 प्लस माइनस B2 ये भी एक एपी होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 2 3 4 सिंपल वाला एपी और 2 4 6 8 ये भी एक एपी है। तो इनका सम कर लेते हैं, तो 3 6 9 12 ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं कि अगर मैं फर्स्ट एपी की कंसीडर करूं तो फर्स्ट एपी की जनरल टर्म लेट्स से Tn1 ऐसे करके कंसीडर करूं तो वो आ जाएगी a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। और अगर मैं दूसरे की जनरल टर्म कंसीडर करूं तो वो आ जाएगा b प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी डैश ले लेते हैं। ओके, तो टी ऑफ एन वन प्लस टी एफ एन टू करेंगे तो उसमें a प्लस बी उसकी फर्स्ट टर्म होगी, n माइनस वन कॉमन होगा और d प्लस डी डैश उसका ऑटोमेटिकली कॉमन डिफरेंस आएगा। अगर a प्लस बी को मैं c लिख सकता हूँ और n माइनस वन डी प्लस डी डैश को मैं d डबल डैश लिखूं तो ये भी एक AP का फॉर्मेट बन रहा है। तो क्योंकि हर टर्म के लिए ये चीज सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि ये जनरल टर्म में ही सब कुछ सेटिस्फाई कर रही है, इससे मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि इसमें कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन से एपी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एपी की एपी ही हमेशा रहेगी। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। ओके, सो ये कह रहे हैं कि इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अ फिक्स्ड नंबर, अगर कोई भी टर्म इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो रिजल्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। आप इसी से समझ सकते हैं कि अगर 1 2 3 एक एपी है तो अगर इंक्रीज करके मैं यहाँ पर 2 3 4 एक एक नंबर ऐड कर दूं, मैं +1 हर नंबर में कर दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही मैं जनरल टर्म में भी यही रिलेशन बता सकता हूँ आपको कि a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी है, अगर मैं t ऑफ n में एक ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा a प्लस वन प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, यानी कि इस वाले फैक्टर पे कोई फर्क नहीं है, जिसका मतलब कॉमन डिफरेंस और nth टर्म में बस ए फर्स्ट टर्म जो है वो चेंज हो रही है। सो ओनली द फर्स्ट टर्म इज चेंजिंग। ओके गाइस, ये थी इसके ऊपर बात। वहीं पे मल्टीप्लीकेशन की बात करें a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, तो अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर दूं तो k a प्लस एन माइनस वन टाइम्स के डी ये आ जाएगा, राइट। तो ये मेरी फर्स्ट टर्म हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर के डी हो जाएगा। ओके, चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके, सो गाइस हमने एपी को कंप्लीट कर लिया है, बट हम थोड़ा सा इसका एक रिविजिट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। एपी के ऊपर अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो अगर मैं nth टर्म की बात करता हूं तो वो a प्लस एन माइनस वन डी है। सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। ओके, ये मुझे दो टर्म्स जो चीजें पता थी, अब मुझे ये पता है अगर मैं इसे सॉल्व करूं, एक्चुअल में ये Sn इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn टाइप का फॉर्मेट इससे भी आ जाता है। अगर आप इसी को सॉल्व करें तो ये n को 0 पुट करके s ऑफ 0 0 ही आएगा ऑब्वियसली, और n को अगर हम उसी तरीके से यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन निकलेगा इसका यानी कि ये आ जाएगा, एक्चुअल में ये आ जाएगा n माइनस वन, ऐसे आ जाएगा ना, a प्लस एन माइनस वन बाय टू टाइम्स डी को अगर मैं 0 पुट करूं तो यहाँ पर जब n का वैल्यू निकालें, इसका n का वैल्यू निकालते हैं गाइस, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -2a अपॉन डी प्लस वन, यानी कि d माइनस 2a अपॉन डी टर्म मतलब जो होगी n का वैल्यू जब इतना होगा तब ये AP का सीक्वेंस जो AP है उसका सम ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए आफ्टर हाउ मेनी टर्म्स द सम ऑफ द AP बिकम्स 0, तो वो आप इधर से देख सकते हैं कि इस वाले क्वाड्रेटिक में जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ये वाला इक्वेशन कब 0 हो रहा है तो उसका n इक्वल टू 0, और इस वाले केस के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो n इक्वल टू आई थिंक -b/a, सही है ना, हाँ -b/a करेंगे तब हमारे पास सीक्वेंस का सम 0 होता है। तो जब हमें सीक्वेंस के सम के ऊपर बात करनी हो तो ऐसे है। हमने ये बात करी कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होता है वो ट्वाइस ऑफ एथ टर्म होता है,
और अगर मैं nth टर्म लिखना चाहूँ तो वो Sn-1 से भी लिख सकता हूँ, या मैं इसे लिख सकता हूँ T1 plus n-1 times the common difference that is 2 है। इससे भी लिख सकते हैं where T1 is equal to S1। S1 का वैल्यू मुझे पता है a plus b है, तो उससे ये फॉर्मेट आ जाता है 2an plus b minus a काइंड का फॉर्मेट आ जाता है। ओके गाइस, तो चलिए ये था एपी के ऊपर सारा का सारा डिस्कशन। बेसिकली एपी तो इतना ही है। नेक्स्ट हमारा आता है जीपी। जीपी के ऊपर बात करते हैं। चलिए गाइस, जीपी स्टार्ट करते हैं। ओके सो ये आ गया हमारा जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी। इसका फंडा ये है कि जब हमारे पास मल्टीप्लायर हो, जैसा कि अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाते हैं ना कई बार पॉइंट्स, वैसे ही है। जैसे है ना, जैसे अगर हमारे पास 1 पॉइंट बन रहा था, 2 पॉइंट बन रहा था, 3 पॉइंट बन रहा था, ऐसे था। ये तो एपी हो गया जब हमारा एक एक पॉइंट ऐड हो रहा था। और अगर यहाँ पर 1 2 का 4 हो जाए, फिर उसके बाद 8 16 होता जाए, तो वो ऐसा है कि इसका डबल हुआ, फिर इसका डबल हुआ, फिर इसका डबल हुआ, और फिर ऐसे ही करते करते डबल होता गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लिकेशन, यानी कि व्हेन वी मल्टीप्लाई अ पर्टिकुलर और फिक्स्ड नंबर with another fixed number and continue it in a sequence by increasing the power of that fixed number। बेसिकली ये क्या है, आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख सकते हैं, आर क्यूब को आर इंटू आर लिख सकते हैं, एंड सो ऑन ऐसे चलता जाए। यानी कि ये ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, जब ये इस तरीके से चलता जाएगा तो दिस इज एक्चुअली जीपी, यानी कि दिस इज एक्चुअली अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो ये हमारा हो गया जीपी का फंडा। तो इसमें जो आर है, जिस फिक्स नंबर से हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं कॉमन रेशो। ओके, फिक्स नंबर को बोलते हैं कॉमन रेशो। और जो फिक्स्ड टर्म थी, इसको ये हमारी फर्स्ट टर्म की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अब सबसे कमाल की बात है, अब जीपी कहीं से भी लिख सकते हो आप। 2 4 8 16 लिखोगे तो जैसे एपी में होता है, अगर 1 2 3 है तो 2 3 4 ऐसे करेंगे, तब वो भी एपी है। तो सिमिलर टर्म्स में जीपी भी वैसे ही है। ओके, सो ए आर स्क्वायर ही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। और अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं तो टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशो। अगर मैं समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की बात करूं तो एस एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन कह सकते हैं। इफ आर इज ग्रेटर देन वन, इसको मैं पर्टिकुलरली इसके लिए बोलूंगा। और अगर आर लेस देन वन है तो आप ये लगाइए ए वन माइनस आर रेज टू द पावर एन ओवर वन माइनस आर। देखिए आर लेस देन वन है तो वैसे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नेगेटिव आएगा नीचे नेगेटिव आएगा और वो कैंसिल हो जाएगा। बट मैं पर्टिकुलरली बोलूंगा कि आप चीजों को पॉजिटिव में रखें, क्योंकि हम बेसिकली इसी के ऊपर बात करते हैं। तो ये मॉड आर लेस देन वन और ये आर ग्रेटर देन वन के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं। अब इससे मैं एक चीज बात कह सकता हूँ कि अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं और मॉड आर, देखो मॉड आर ग्रेटर देन वन के लिए बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 2 4 8 इंक्रीज कर रहा है ना, ये तो इंक्रीज कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा टर्म्स के बाद वो बहुत ही बड़ा वैल्यू देगा। तो इसीलिए मॉड आर ग्रेटर देन वन के लिए अगर मेरे से कभी भी एस ऑफ सम अप टू इन्फिनिटी टर्म्स का बात करेगा, तो अगर मॉड आर ग्रेटर देन वन यानी कि अगर कॉमन रेशो वन से बड़ा है या माइनस वन से छोटा है, तो इन दोनों टर्म्स में, हालांकि माइनस वन से छोटे वाले की हमारी डिस्कशन नहीं होती है, हमारे पास जनरली आर ग्रेटर देन वन के लिए अगर हम डिस्कशन करें तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमेशा इनफाइनाइट होता है। ओके, पर अगर यहाँ पर मॉड आर लेस देन वन आए तो वो एक फिक्स्ड रिलेशन के अंदर फंस जाता है। और उस केस में जब इनफाइनाइट नंबर्स का सम आ जाए, ठीक है, तो एस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है अगर मॉड आर ग्रेटर देन वन है। और अगर मॉड आर लेस देन वन है, इधर लिख देता हूं ना, अगर मॉड आर लेस देन वन है तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर आ जाता है। ओके, तो इसको हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। देखो इनफाइनाइट पर जाएंगे, लेट्स से हाफ की पावर इनफाइनाइट देखें, मतलब बहुत ही बड़ा नंबर, हाफ की पावर 2000 5000 10,000, तो वो टेंड्स टू जीरो वाली कंडीशन होगी। ओके, तो अगर मैं देखूं तो ये वाला नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा और इसका ये एन की पावर बहुत बड़ी हो जाएगी। और आर अगर छोटा है तो ये वाला टर्म जीरो की तरफ मूव करेगा।
और जब ये 0 की तरफ मूव करेगा तो वी कंसीडर एट इन्फिनिटी, हालांकि दिस कैन नॉट बी अचीव्ड बट एट इन्फिनिटी इफ वी हैव टू कंसीडर द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तो वो a इंटू 1 - r बच जाता है। यहाँ से ये वाला टर्म हट जाता है, तो इसीलिए कहते हैं मॉड r लेस देन 1 के लिए ये वाला यूज करो, क्योंकि इससे हम इस वाली चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मॉड r लेस देन 1 के लिए इसको भी करेंगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, 1/r -1/r-1 बनेगा, एक माइनस माइनस कैंसिल होगा। तो आप किसी भी तरीके से करें, आपके आंसर सेम आने वाले हैं। अब 3 नंबर अगर जीपी में लेने हैं तो a/r a/r, ये हमारे 3 नंबर। 5 नंबर लेने हैं तो a/r r² a/r लेके r³ लेते हैं, r³ लेते हैं। 4 नंबर लेने हैं तो a/r, अब ar और ar³ आ जाएगा। और वहीं पे अगर 5 नंबर लेने हैं तो a/r² a/r ar² तो ये आ जाएंगे हमारे पास, इस तरीके से आएंगे। ओके, तो 4 टर्म्स के लिए ऐसे लिखेंगे, 5 टर्म्स के लिए ऐसे लिखेंगे। ओके, अब ये बात हो रही है कि अगर ABC AP में GP में है, ओके, तो इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर ABC हमारे GP में है, ABC आर इन GP, तो हम बात क्या कर रहे हैं, हमारे पास पता है कि A इंटू सम कॉमन रेशियो R इज B एंड A इंटू सम कॉमन रेशियो R² इज इक्वल टू C। तो अगर हम लॉजिकली देखें तो अगर मैं B² लिखूं तो वो आ जाएगा A² इंटू R², A² टाइम्स R² आ जाएगा, तो ये A इंटू AR² बन जाएगा, यानी कि A तो एज इट इज और AR² हो जाएगा C, तो B² इज इक्वल टू AC एक रिलेशन आ जाता है हमारे पास। अब अगर इधर ही लॉग ले लिया जाए, इधर ही हम लॉग ले लें, तो log ऑफ B² इज इक्वल टू log ऑफ AC। तो इससे हमें एक और रिलेशन पता है कि ट्वाइस ऑफ log ऑफ B इज इक्वल टू log ऑफ A प्लस log ऑफ C। ओके, तो इसको हम इस तरह अब रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ B माइनस log ऑफ A, log ऑफ B माइनस log ऑफ A इज इक्वल टू log ऑफ C माइनस log ऑफ B। अगर ये आ गया तो बेसिकली ये क्या था, अगर मैं 3 टर्म्स कंसीडर करूं log A, log B एंड log C, तो log A माइनस, अगर log B माइनस log A का डिफरेंस D है, और अगर log C माइनस log D का डिफरेंस D डैश है, और अगर D और D डैश बराबर हो गए तो ये तो एक AP बन गई ना। तो इसीलिए भी कहते हैं कि ये वाले रिलेशन से डायरेक्टली हम कह सकते हैं, अगर ABC AP में होते हैं तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C इज इक्वल टू A प्लस C एक रिलेशन होता है, GP के लिए B² इज इक्वल टू AC एक रिलेशन होता है। और ये मैं आपको प्रूव करके दिखा दिया इधर भी कि हमारे पास जब कॉमन डिफरेंस D और D डैश बराबर है तो ऑटोमेटिकली वो एक AP को इंडिकेट भी करता है। ओके, सो यहाँ पर ये बात हमने करी कि अगर ABC GP में है तो B² इज इक्वल टू AC है, और log ले लेंगे तो log में 2B इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log B इज इक्वल टू log A प्लस log C बनेगा, जो कि एक AP का कंडीशन है। तो ये हमारे पास AP का रिलेशन और GP का रिलेशन आ जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पर अगला पॉइंट है कि प्रोडक्ट ऑफ kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। ये वाली चीज आप AP में भी ट्रू मानेंगे कि सम ऑफ द, मतलब हम nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग देखें और अगर हम n माइनस r प्लस 1 nth टर्म फ्रॉम एंड देखें तो वो जनरली आपके अलग तरीके से आएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहां पर कॉमन डिफरेंस वो उतना ही मल्टीपल्स में कैंसिल होता है। पर GP के लिए अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो GP में ये रिलेशन ऐसे आता है कि अगर हम kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग देखें और kth टर्म फ्रॉम एंड देखें और उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो वो एक्चुअल में क्या है, ये ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट है जो कि आगे आएगा। तो इसको अभी के लिए हम इसे स्किप कर सकते हैं और आगे देखते हैं, इसको आएगा जब ये तब इसे बताया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो 3 नंबर्स इन GP हमने बता दिया, 5 नंबर्स इन GP, 4 नंबर्स और 6 नंबर्स भी आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर हर टर्म GP का किसी सेम पावर से रेज कर दिया जाए तो रिजल्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो अ
जीपी। तो मैं इसके लिए जनरल टर्म से कंसीडर कर सकता हूँ AR की पावर n-1। अगर मैं हर टर्म का स्क्वायर कर दूं तो नेक्स्ट जनरल टर्म यानी कि टी डैश ऑफ आर दिस इक्वल टू टी आर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर ट्वाइस ऑफ n-1 आ जाएगा। तो बस वही है, यहाँ पर कॉमन मतलब इसका फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर हो गया और कॉमन जो रेशो था वो आर स्क्वायर, अब इसके बाद आर की पावर 2n-1 बन गया तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली इंडिकेट कर रहा है कि ये भी एक तरह का जीपी है। तो इफ ईच टर्म ऑफ a जीपी इज मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो क्वांटिटी देन द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो अ जीपी। ओके, सो वही बात करी हमने। अगर यहाँ पर k से मल्टीप्लाई कर दें rth टर्म को तो k टाइम्स r की पावर n-1 आता है, तो उसमें कॉमन रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो ऑटोमेटिकली k टाइम्स हो जाती है। ओके गाइस, नेक्स्ट है अगर हमारे पास दो जीपीस है तो उनके प्रोडक्ट में भी जीपी आएगी। जैसे कि मैं इससे प्रूव कर सकता हूँ टी आर इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1 और टी डैश आर इज इक्वल टू बी आर की पावर n आर डैश की पावर n-1। तो अगर मैं इसकी बात करूँ टी एन एन है ना ये, तो टी डैश एन, तो टी एन इंटू टी डैश एन की बात करूँ तो वो आ जाएगा ए बी इंटू आर डैश की पावर n-1। यानी कि जब जीपी में लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म ए बी बन जाएगा जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है उसका, और कॉमन रेशियो आर इंटू आर वन इंटू आर टू बन जाएगा। और अगर हम इसे डिवाइड करें तब भी वो डायरेक्टली वैसा ही रिजल्ट आएगा, तो उसमें भी हमारे पास ये जो रिजल्ट लिखे गए हैं उनको आप देख सकते हैं। ये मीन्स का कॉन्सेप्ट है तो इसको हम उसी तरीके से करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट है एक तरह से। अगर एबीसी जीपी में तो लॉग ऑफ दिस हमारे एपी में आ जाते हैं। इसका मैं प्रूफ आपको बता सकता हूँ कि अगर मैं जीपी में आरथ टर्म लिखूं तो वो आ जाएगा, या nth टर्म लिखूं तो वो आ जाएगा ए आर की पावर n-1। तो अगर मैं लॉग ले लूं तो लॉग ऑफ ए एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस n-1 टाइम्स लॉग ऑफ आर। तो यहाँ पर हमारा जो कॉमन रेशियो है इस वाली एपी का, सॉरी कॉमन डिफरेंस है इस वाली जो एपी का कॉमन डिफरेंस है वो लॉग ऑफ आर आ जाता है, और हमारे पास फर्स्ट टर्म log of a1 ऑटोमेटिकली आ गया है। तो ये दिस इज आल्सो एन एपी, दिस इज वेरीफाइड एंड वाइस वर्सा। ओके गाइस, तो ये था एपी का कॉन्सेप्ट, ये था हमारा जीपी का कॉन्सेप्ट। जो एपी के साथ लिंक हुआ वो लॉग के थ्रू हो गया। ऑब्वियसली बात है, लॉग पावर को डाउन ले आता है तो उसकी वजह से हमारे पास प्रॉफिट हो जाता है और हमें ये मिल जाता है। नेक्स्ट आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक्चुअली वही है कि अगर हमारे पास a प्लस आर माइनस 1d इस टाइप का फॉर्मेट आ जाए, यानी कि हमारा जब हम इन सब टर्म्स का रेसिप्रोकल लें तो वो एक एपी बनाए, यानी कि 1/1 1/2 1/3 ऐसे करें तो इनके रेसिप्रोकल्स क्या आ जाएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये एक एपी कंस्टिट्यूट कर रहा है, तो इससे ही ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसका जनरल टर्म याद रखना और इसका हार्मोनिक मीन याद रखने का होता है, बाकी तो इसकी कोई जरूरत नहीं। नो टर्म ऑफ एचपी कैन बी जीरो। इसने बात कर दी बी इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। इसका भी डिस्कशन करेंगे जब हम मीन्स को पढ़ेंगे। ओके, मीन्स आ गए हैं तो अब हम पढ़ सकते हैं सारे के सारे मीन्स और उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं मीन्स के ऊपर बात करूं तो आता है अरिथमेटिक मीन। बहुत सिंपल है। अगर मैं कहूं इसने 3 नंबर्स के बाद की एबीसी अगर एपी में है, हमने मीन पढ़ा था क्लास 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, इवन 7th तक हमने शायद मीन पढ़ा होता है। एक्स बार करके उसे डिनोट करते हैं, बस उसी तरीके का है। बेसिकली वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं उसी तरीके से इसे समझ सकता हूँ। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ए प्लस बी प्लस सी है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो अगर मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करूं वो 3 आ जाता है। अगर मैं एपी की बात कर रहा हूं, एबीसी एपी में है ना, तो अगर एबीसी एपी में है तो हम लिख सकते हैं ए प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस डी और इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस 2d। तो डिवाइड बाय 3 कर लिया तो ये आ जाएगा 3a प्लस 3d बाय 3 विच इज एक्चुअली इक्वल टू a प्लस डी। तो अब मैंने इससे क्या सीखा, व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस फैक्ट इज दैट कि यहाँ पर जो मेरे पास मीन आया किसी एपी के लिए उसे अरिथमेटिक मीन कह दिया, और ये जो आया वो a प्लस डी आया जो कि एक्चुअली मिडल टर्म था इस एपी का। यानी कि a प्लस डी a प्लस 2d ऐसे लिखा है, a प्लस डी है वो तो b ही है ना, तो अरिथमेटिक मीन ऑटोमेटिकली b आ गया। तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो b इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c।
तो बेसिकली जब भी एपी दिया हो तो अर्थमेटिक मीन जो होता है ना वो उसका मिडल मोस्ट टर्म है, और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो अर्थमेटिक सीक्वेंसेस होती हैं वो सिमेट्रिक होती हैं। हम अगर nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग देखें और n-1 टर्म फ्रॉम n-r+1 टर्म फ्रॉम द एंड देखें वो सेम होती है। ओके, तो हम दोनों एंड से अगर हम देखें तो वो एपी सेम ऑर्डर में डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट हो, इधर से इंक्रीमेंट हो रहा होता है तो इधर से डिक्रीमेंट हो रहा होता है, जिसकी वजह से मिडल में आके वो फैक्टर नलीफाई हो जाता है। ओके, सो ये हमारा पहला बात हो गई। दूसरी बात जो हम कर सकते हैं इसमें वो ये है कि हम इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन देखें। इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स अगर हम इसके ऊपर बात करें, इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स, तो हमारे पास अगर ए है और बी है और इसके बीच में मुझे एन अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, ए एन तक हमें इंसर्ट करने हैं। तो A1 कैन बी, अब मुझे ये ध्यान रखना है इंसर्शन तो करेंगे पर मेरे पास जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है ये हमेशा एक एपी रहना चाहिए। अगर ये एपी हमेशा रह रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर ये डायरेक्ट सा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ओके, सो अगर मैं A1 देखूं तो वो A+D आ जाएगा, A2 देखूं तो वो A+2D आ जाएगा, A3 देखूं तो वो A+3D आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस अगर मैं D अज्यूम कर रहा हूँ, एक बारी के लिए D अज्यूम किया है मैंने, तो अगर मैं nth टर्म लिखूंगा इसकी तो वो A+ND आ जाएगी, और अगर मैं B का वैल्यू लिखने की कोशिश करूं तो वो A+N+1 टाइम्स D आ जाएगा। सीक्वेंस को फॉलो करना है ना, B क्या है एक्चुअल में, AN के ऊपर बाद हम D ऐड कर रहे हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास B। तो B हमें नोन है A+N-1 D, N हम नंबर ऑफ मीन्स हमें नोन है ना, तो ये वाला टर्म नोन है, हमें D निकालना है। तो डी इवेल्युएट करने के लिए वो आ जाएगा B-A/N+1 आ जाएगा। तो ये हमारा डी का वैल्यू आ जाएगा B-A/N+1, जो कि हमारा रिजल्ट है, इसको याद रखना है। इसके अलावा सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स दैट आर इंसर्टेड बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। तो बेसिकली सम, क्योंकि ये AP जो एक हमारी प्रोग्रेशन होती है वो एक सिमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, तो अगर हम यहाँ से ही देखें तो यहाँ पर अगर लेट से हमने 5 मीन्स इंसर्ट किए या हमने लेट से 3 मीन्स इंसर्ट किए A और B, तो ये क्या आ जाएगा A+2D आ जाएगा ये। ओके, और एक्चुअल में ये वाली चीज कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी A+D, ये A+3D आएगा, ये A+D आ जाएगा, और ये A+2D आ जाएगा, ये A+4D आ जाएगा, और ये A आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं सम देखो, इन तीनों का सम देखें तो ये आ जाएगा 3A+6D विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 3 टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन जैसे A2 है ना, जो मिडल मोस्ट अर्थमेटिक मीन है, जो पहला अर्थमेटिक मीन है उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, तो उससे A+2D आ जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट भी आपका ट्रू होल्ड करता है, तो दैट इज इक्वल टू n टाइम्स द A वेयर इज A इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन। हालांकि इसका इतना रोल नहीं है, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ये बता दिया गया है आप लोगों को। ठीक है, इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको मीन इंसर्शन पता होना चाहिए और ये वाला फंडा पता होना चाहिए कि ये वाली चीज कैसे आ रही है, बस दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर AM। नेक्स्ट विल मूव टू ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या है, हमारे पास 3 नंबर्स AR स्क्वायर होते हैं, तो अगर हम देखें मीन ही है तो मीन, अब यहाँ पर प्रोडक्ट में देखेंगे तो अगर हम प्रोडक्ट देखें और उसकी इंडिविजुअलिटी हम इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ABC अगर हमारे पास GP में होते हैं तो हमने ये बात प्रूव की कि B² इज इक्वल टू AC होता है, तो B इज इक्वल टू √AC होता है। तो वो मिडल मोस्ट वैल्यू निकालने के लिए जो हम मीन क्या है एक्चुअल में मिड वैल्यू की तरह वर्क करता है मीन, कि हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एवरेज मानते हैं, मीन एवरेज। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम देखें अर्थमेटिक वाला तो आपको समझ आ गया कि सम बाय नंबर आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन इस तरीके से निकाल लेंगे कि हमें मिडल मोस्ट वेरिएबल के हिसाब से देखना है, तो कितना हमारा जो हमारे पास 3 नंबर हैं किसी सीक्वेंस में,
तो उसका मिड मोस्ट वैल्यू कहाँ जैसे ऐड हो फाइंड आउट कर पा रहे हैं हम कि नहीं, तो वो b इज इक्वल टू रूट ए सी इधर से आ जाता है। तो अगर हम आर एन जियोमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर हम ए और बी, तो अगेन फंडा सेम है, G1 G2 G3 और Gn हमने ये इंसर्ट किए। तो G1 क्या था a इंटू आर, Gn क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली ए आर की पावर n, और b आ जाएगा ए आर की पावर n प्लस 1। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए अगर मैं देखूं तो पहले तो कॉमन रेशियो देखना पड़ेगा, तो वो b अपॉन a की पावर 1 बाय आर 1 अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा। ये ज्योमेट्रिक मीन का कॉमन रेशियो आ जाता है। तो अब हमें ज्योमेट्रिक मीन में ये कॉमन रेशियो देख लिया हमने। अब प्रोडक्ट ऑफ ऑल द n ज्योमेट्रिक मीन्स इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। तो पहले हम इसका सिंगल ज्योमेट्रिक मीन समझने की कोशिश करते हैं। a और यहाँ पर g और यहाँ पर b देखें तो ये क्या आ जाएगा, ये a आ जाएगा, ये a r आ जाएगा, ये a r स्क्वायर आ जाएगा। तो g स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं, तो g इज इक्वल टू रूट ए बी आ जाएगा, राइट। अगर मैं G1 G2 G3 एंड सो ऑन अप टू Gn इनका प्रोडक्ट लूं तो इन सब में a है, तो ये a की पावर n आ जाएगा, राइट है, ये a की पावर n आ जाएगा। एंड इन द सेम टर्म्स इन सब में r है, और अब यहाँ पर 1 से लेकर के n तक इनके सारे नंबर्स ऐड हो रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट है ना, तो n तक ये ऐड हो रहे हैं। ओके, ए स्क्वायर ए, हाँ ठीक कर रहा हूँ ना, तो ए एन आ जाएगा और यहाँ पर आर की ये आ जाएगा एन, और सम ऑफ एन टर्म्स तो आपको आप एपी से निकाल सकते हैं, वरना वैसे तो याद होता है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 होता है। ओके, तो इससे हम देख सकते हैं कि ये ए आर की पावर एन प्लस 1 बाय 2 की फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है, तो उसके हिसाब से इसकी पावर एन कर लें। तो ये वाली जो चीज है ये हमारा एक्चुअल में ये रिजल्ट है कि ये g रेज टू द पावर n है। अभी आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि ये a है और यहाँ पर a r की पावर n प्लस a r स्क्वायर था, तो आप 3 टर्म्स के लिए देख लीजिए। 3 टर्म्स के लिए देखेंगे तो यहाँ 4 बाय 2 2 आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली a r स्क्वायर आपको दिख जाएगा, तो वो g रेज टू द पावर n होता है। सिंपल सा रिजल्ट है, इसको याद रखें। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन में आपको बस यही है, इसमें इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन का सवाल नहीं आता है। तो अगर मैं हार्मोनिक मीन की बात करूं तो अगर ए बी सी अगर एचपी में है तो 1 बाई ए 1 बाय बी एंड 1 बाय सी हमारे एपी में हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हमारा 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 2 1 बाय 3 एचपी में होते हैं ना, तो 1 2 3 एपी में होते हैं। ओके, अगर हम इस तरीके से देखें, ठीक है, अगर हम 2 3 6 कंसीडर करें तब क्या होता है ये देखो जरा। तो 1 बाय 2 1 बाय 3 1 बाय 6, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, आपने देखना है ये डिफरेंसेस एपी बन रहे हैं क्या। तो एक्चुअल में यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 लिखा गया है, तो ये आ जाएगा 1 बाय 6 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 6 देखें तो ये हमारे पास 2 बाय 6 लिखा हुआ है, तो ये भी 1 बाय 6 आ जाएगा। तो हाँ, सबसे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर आपसे पूछा जाए जिसमें हमारे पास फ्रैक्शंस ना बनकर रैशनल नंबर्स के हिसाब से देखें, हमारे पास नेचुरल नंबर से बनने वाला एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर हमसे पूछा जाए तो वो 2 3 6 होता है। इसको आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है, इसीलिए इसे याद रखें। ओके, सिंस हम हार्मोनिक मीन के ऊपर बात कर रहे थे और हम थोड़ा सा डिबेट हो गए टॉपिक पे, तो वापस आते हैं। तो 1 बाय 1 बाय बी 1 बाय सी अगर एपी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी आ जाता है। तो 2 बाय बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय ए सी आ जाता है, तो b इज इक्वल टू 2ac बाय ए प्लस सी आ जाता है, विच इज अवर रिक्वायर्ड हार्मोनिक मीन। ओके, अब आता है कि हमारे पास जो AM है, GM है और HM है, इनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो AM GM HM अगर मैं AGH से रिप्लेस कर लूं तो G स्क्वायर इज इक्वल टू AH होता है। ये आपको याद होना चाहिए, पहला रिजल्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा रिजल्ट AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। ये बहुत काम की इनइक्वालिटी है
और इससे बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से प्रूव की जाती हैं। रेंज निकालने में बहुत हेल्प करता है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें तो a इक्वल टू जी इक्वल टू एच, जब हम इक्वालिटी होल्ड करने की बात करते हैं तो a इज इक्वल टू b होना चाहिए, यानी कि जो दो नंबर हैं वो इक्वल भी, मतलब अगर हम तीन नंबर्स के लिए बात कर रहे हैं, मतलब दो नंबर्स के लिए हम am gm hm की बात करें तो am इसका a प्लस बी बाई टू आ जाता है, तो दैट इज इक्वल टू रूट ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, एंड दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। अगर हमें इसकी इक्वालिटी होल्ड करानी है तो अगर मैं a इक्वल टू बी पुट करूंगा तो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि a इक्वल टू बी के लिए ये a बन जाएगा, एंड यहाँ पर ए बी के लिए भी ये रूट ए स्क्वायर यानी कि a बन जाएगा, एंड ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू टू ए स्क्वायर ओवर टू ए आ जाएगा, यानी कि ये भी a आ जाएगा। तो इक्वालिटी होल्ड करती है जब a इक्वल टू b होता है। ओके, नेक्स्ट आता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जेई मेन में ये सवाल आ रहे थे पिछले साल, बहुत सारे सवाल आए हैं, इनफैक्ट शायद इस साल भी एक आधा सवाल आया होगा, पर इसमें 2019 में तो भर भर के सवाल आए हैं हमारे पास अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस पे, यानी कि एजीपी का सम निकालने का तरीका। तो उसका तरीका होता है, आपको फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिलहाल अगर मैं आरथ टर्म की बात करूं किसी एजीपी की, तो वो हो जाएगा a प्लस आर माइनस वन टाइम्स डी, यानी कि एपी इंटू द कॉमन रेशियो यानी कि जीपी, यानी कि इसको मैं यार k लिख लेता हूँ ना, k लिख लेता हूँ, तो kth टर्म इज इक्वल टू r रेज टू द पावर k माइनस वन। ऑटोमेटिकली ये हमारे पास एक एजीपी, अगर हमारे पास, अगर आप इसके बारे में किसी सीरीज में अगर आपको ये बात दिखे कि kth टर्म में एक एपी जैसा कुछ दिख रहा है और एक जीपी जैसा कुछ बन रहा है, तो वो डेफिनेटली प्रोडक्ट में है, तो वो एजीपी बन जाएगा। और एजीपी सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है इसकी वैल्यूएशन का, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो अगर मैं किसी एक सिंपल एजीपी की बात करूं, लेट्स से ए, ओके, सो ए प्लस डी टाइम्स आर, ए प्लस टू डी टाइम्स आर स्क्वायर, and so on plus a plus n minus 1 d times r raised to the power n minus 1 की बात करें तो ये मेरे पास एक AGP दिया गया है। अगर मैं इसके सम s की बात करूं जो कि मुझे कैलकुलेट करना है, तो वो a plus d टाइम्स r plus a plus d 2d टाइम्स ऑफ r स्क्वायर प्लस so on up to a plus n minus 1 d की पावर इंटू r रेज टू द पावर n माइनस वन आ जाए। तो अगर मैं r से मल्टीप्लाई कर दूं इसको हर टर्म को, तो ये आ जाए, और इधर लिखूं तो ये आ जाएगा ar, और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस डी टाइम्स ऑफ r स्क्वायर एंड सो ऑन, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस n माइनस टू डी टाइम्स ऑफ r रेज टू द पावर n माइनस वन। सिमेट्री से देखो, यहाँ पर 1 है तो इसका पावर 2 है, यहाँ पर n माइनस टू n माइनस वन प्लस a प्लस n माइनस वन टाइम्स d इंटू आर रेज टू द पावर n आ जाएगा। तो s अपॉन वन, s टाइम्स ऑफ वन माइनस आर, अगर हम देखें डिफरेंस ले लिया ना, s टाइम्स वन माइनस आर देखें तो ये वाली टर्म ऐसे रहेगी, माइनस a प्लस n माइनस वन टाइम्स d इंटू आर रेज टू द पावर n आ जाएगा ये, और प्लस अब इसको देखें आप, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ना तो AR कैंसिल होगा, यहाँ पर dr बचेगा, यहाँ पर ये कैंसिल होगा, यहाँ पर dr स्क्वायर बचेगा, और ऐसे कैंसिल होते होते ये dr की पावर n माइनस वन बचेगा। तो जब ये फाइनली ऐसा बचेगा तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आएगा वो हमारा काम का तो वैसे तो नहीं है, क्योंकि ये हम खुद प्रूव करेंगे। ये इस वाले मेथड को अप्लाई करना, फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं लगती है। ओके, तो अच्छा, dr स्क्वायर dr की पावर n माइनस वन, सो ये आ जाता है a इंटू आर की पावर n, तो r रेज टू द पावर n, अच्छा n माइनस वन है ना, तो r रेज टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन आ जाएगा, अपॉन वन या वन, अच्छा हम कम से उसके कम की बात कर लेते हैं ना, क्योंकि नीचे वन माइनस आर है, तो यहाँ पर वन माइनस आर के देख लेते हैं, तो ये इस तरीके से आ जाता है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट एजीपी के सम का ऐसे आता है, जिसको आप याद रखना है याद रख लो, बट मैं कभी याद रखना रिकमेंड नहीं करूंगा। आप इसे सॉल्व करेंगे और जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे ना जिस दिन, अब मतलब नेक्स्ट वीडियो में जिस प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा
तब एजीबी का जैसे मैं क्वेश्चन उठाऊंगा और उसे सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि फॉर्मूला, ये इतना फॉर्मूला प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा और उसी को ही देखना है। ओके, लास्ट में अगर हम कुछ सिग्मा नोटेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करें, तो जब हम सिग्मा ए आर की बात करते हैं तो वो ए आर प्लस बी आर आ जाता है। डायरेक्ट सा रिलेशन है कि हम इंडिविजुअली उसको तोड़ सकते हैं सिग्मा को। अगर हम सिग्मा ऑफ के टर्म्स देखें तो वो एन टाइम्स का सम के होता है, अगर हम एन टाइम्स सिग्मा के को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो। ओके, अगर मतलब बेसिकली कहने का मतलब है ये एक फिक्स्ड नंबर है, लेट्स से यहाँ पे 2 है तो सिग्मा ऑफ एन आर इक्वल टू 1 से लेकर के 3, तो हम 1 2 3 3 बार 2 को मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कर रहे हैं 3 बार, तो उसको 6 कह सकते हैं, जिसको हम 3 इंटू 2 कह सकते हैं। तो बेसिकली ये जो n है ये इधर चला जाता है और हमारे पास किसी कांस्टेंट में इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके ओके, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट से बार बार मल्टीप्लाई, लेट्स से 2 4 6 है, इनका सम देखना है अगर हमें, तो हम अच्छा तो हम बोलेंगे सिग्मा ऑफ 2 4 6, मतलब 2 4 6 का अगर हम डायरेक्टली बोलें तो सम देखेंगे तो वो आ जाएगा 12। ओके, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो वहां 1 प्लस 2 प्लस 3 बन जाएगा। ओके, तो मैं 2 अगर बाहर ही ले लूं तो 2 और यहाँ पर 1 2 3 का सम देख लिया जाए तो 1 2 3, क्योंकि ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल में हमने किसी चीज से मल्टीप्लाई किया, हमें पता है एपी में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसके सम पे तो फर्क पड़ेगा बट उसका एपी वाला कैरेक्टर लूज नहीं होगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 6 होता है, 6 इंटू 2 बाहर कर लिया तब भी 12 आता है। तो ये हमारी जनरल सी सिग्मा नोटेशंस थी। इसके बाद हमारी ये बात होती है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n r नेचुरल नंबर्स इज फ्रॉम r1 टू n, यानी कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाय 2। r स्क्वायर के लिए n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, और r क्यूब के लिए n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 बाय 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये याद रख लो या इस तरीके से याद रख लो, तो दोनों तरीके से हमारा आ जाता है। ओके, सो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर दैट इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज हो गया है कंप्लीट। अब इसके आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, एग्जाम्पलर, जो मर्जी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हमने इसकी हर चीज को कंप्लीट कर लिया है। इजी चैप्टर था तो इसमें मुझे लगता नहीं कि किसी को वैसे भी दिक्कत आता होगा, बहुत ही सिंपल लगता होगा एपी तो सभी को, है ना। तो बस बढ़िया है, गुड बाय, है ना, टेक केयर। और रिवीजन चेकलिस्ट अपनी खुद की बना लेना। उसके बाद मैं जानता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि रिवीजन चेकलिस्ट तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर कहीं पे इसका फोटो सा मिल जाएगा, है ना। और ठीक है, आपको मतलब प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा यहाँ पर। और अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करूँ, ओके, तो अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करूं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, सब्सक्राइब कर दोगे तो फायदा होगा सब्सक्राइब का, आपको यहाँ पर एक गोले में जैसे दिख जाएगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, है ना। और रिवीजन चेकलिस्ट जरूर बना लेना, प्रॉब्लम्स खुद करनी है और खुद यहाँ से भी देखनी है। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।